पीपीसी के दो फीचर्स होते हैं। पहला, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में जब भी कोई भी स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कि वो दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि हमारा पीपीसी अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो इनवर्स रिलेशन शो करेगा किसके बीच में, गुड एक्स और गुड वाई के बीच में। तो अगर हमको गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वांटिटी वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। तो यहां पर हमने गुड वाई की यूनिट को डिक्रीज किया, किसके लिए, गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो एक की तो वैल्यू घट रही है और दूसरे की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन बना वो कैसा बना, डाउनवर्ड बना। तो इसलिए ये पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और इसका रीजन सिंपली इनवर्स रिलेशन बिटवीन two goods. One, the quantity of one good is decreases, then the quantity of other good is increases. In this case, PPC is downward sloping. दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है PPC is concave to the origin. अब कॉनकेव की बात आती है तो कॉनकेव कब होगा, कॉनकेव होगा जब एमओसी आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि रेट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस इज मोर देन अमाउंट ऑफ गेन। तो जब आप सेक्रीफाइस ज्यादा करेंगे, और मैंने कल आपको बताया था, एक टेबल के थ्रू बताया था कि जब एक यूनिट वाई गुड को सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक यूनिट वो गुड एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगेन जब वो 2 यूनिट वाई को सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन जो चेंज आएगा वो 2 यूनिट का वाई में आएगा और 1 यूनिट का आएगा एक्स में। तो इस तरह से जब दोनों गुड के बीच में क्वांटिटी का जो डिफरेंस है, उस वजह से आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू कम होगी और डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर आपकी एमओसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं टेबल से। हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी, ई और ये एफ कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो 15 यूनिट, 14 यूनिट, 12 यूनिट, 9 यूनिट, 5 यूनिट और 0 यूनिट। ऐसे ही अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन देखना है तो 15 यूनिट पर हमारा 0 था, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब अगर हमें एमओसी कैलकुलेट करना है तो एमओसी क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो हमने यहां पर पहली यूनिट पर तो यहां कुछ नहीं होगा, यहां पर हमने सेक्रीफाइस कितने का किया, 1 यूनिट का, और यहां हमने गेन कितने यूनिट का किया, वो भी 1 यूनिट का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर हमने यहां पर सेक्रीफाइस कितने यूनिट का किया, यहां सेक्रीफाइस किया हमने 2 यूनिट का, तो 2। और यहां हमने गेन कितना किया, यहां हमने गेन किया 1 यूनिट का। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो अपॉन 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। फिर यहां पर हमने सेक्रीफाइस कितने यूनिट का किया, 3 यूनिट्स का, और फिर से गेन कितने का यूनिट क्या किया, 1 यूनिट का। तो आंसर आ जाएगा 3/1 इक्वल्स टू 3। फिर अगली बार 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट का गेन किया, तो आपका 4/1 इक्वल्स टू 4। और अगेन सेक्रीफाइस कितने यूनिट का किया, हमने 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया और गेन कितने यूनिट का किया, 1 यूनिट का किया, तो 5/1 इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हैं कि एमओसी क्या हो रही है, पहले 1 यूनिट के बराबर थी, दूसरी 3, 4, 5। तो इस तरह से एमओसी बढ़ती है, इसीलिए पीपीसी की जो शेप है वो आपकी कॉनकेव बनेगी ऐसे। ठीक है। अब पीपीसी की जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अब वो कब होगी, जब आपका ये जो एमओसी की वैल्यू है, अगर कौन
वैक्स बनानी है तो ये वैल्यू ऐसे हो जाए 5 4 3 2 1। अगर इस कंडीशन में आती है तो हमारी पीपीसी ये कॉन्वेक्स बनेगी। अगर एमओसी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए 5 5 5 5 5 तो हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब ये होगा कब? यहां पर आपका जो ये डिफरेंस है, जैसे यहां ले लिया जाए 25 20 15 10 5 और यहां पर 1 2 3 4 5 ले लिया जाए तो आपके पास हर बार क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आपको मैं करके दिखाता हूं। तो अगर यहां पर हमने 30 25 20 15 10 और ये 5 तो यहां चेंज कितने का हुआ? हमारा चेंज हुआ 5 का। यहां गेन कितने का हुआ? 1 का, तो आंसर आ जाएगा 5। फिर चेंज कितने का हुआ? 5 यूनिट का। और गेन कितने का हुआ? 1 का, तो फिर से आंसर 5 आएगा। फिर 5 का चेंज हुआ, फिर गेन 1 का हुआ, आंसर आएगा 5। फिर गेन 5 का हुआ और ये भी 5 आएगा और यहां भी लॉस 5 का हुआ और गेन 5 का हुआ, 1 का हुआ, तो आपका आंसर आ गया 5। तो जब आपकी एमओसी इस कंडीशन में ऐसे आएगी तब आपका पीपीसी बनेगा स्ट्रेट लाइन। और अगर इसके अपोजिट कर दिया जाए, जैसे मैंने ये वैल्यू ली है 5 4 3 2 1, तो ऐसे ही यहां भी गुड वाई की वैल्यू में इस तरह से चेंज ले लिया जाए कि ये इस कंडीशन में आ जाए आंसर 5 4 3 2 1, तो आपका पीपीसी बन जाएगा क्या? कॉन्वेक्स। लेकिन आमतौर पर पीपीसी होता कॉनकेव है और वो हो सकता है कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट दैट इज सेक्रीफाइस्ड। यानी कि जिस गुड को सेक्रीफाइस किया है, जिस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो उस गुड का बेस्ट ऑल्टरनेट है। इसलिए इकोनॉमी ने क्या किया? उस गुड को सेक्रीफाइस कर लिया दूसरी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसे ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या फिर फॉरगॉन कॉस्ट भी बोलते हैं। यानी कि ये ऑल्टरनेट है, यानी कि दूसरे का ऑप्शन है। जैसे हमने वाई गुड को सेक्रीफाइस किया था किसके लिए? एक्स गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वाई का ऑल्टरनेट क्या है? गुड एक्स। इसलिए उसे ऑल्टरनेट कॉस्ट भी कह सकते हैं। उसे छोड़ दी, वाई की क्वांटिटी को छोड़ा, सेक्रीफाइस किया किसके लिए? एक्स की एडिशनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए वो फॉरगॉन कॉस्ट भी है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक फार्मर है जिसके ने वीट प्रोड्यूस किया कितने रुपए का? 8000 रुपीज का। और उसके लिए फॉरगॉन कॉस्ट क्या क्या है? वो प्रोड्यूस कर सकता था क्या? पटेटो प्रोड्यूस कर सकता था और पीस प्रोड्यूस कर सकता था। कितने रुपए की? 7500 की और 6000 रुपीज की। उसने क्या किया? उसने जो बेस्ट ऑल्टरनेट ढूंढा वो क्या था? वो था आपका 8000 का वीट। छोड़ क्या क्या दिया? उसने दो चीजें छोड़ दी, पोटैटो का प्रोडक्शन और पीस का प्रोडक्शन। तो उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है? उसका बेस्ट ऑल्टरनेट है प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। कितने रुपए का? 7500 रुपीज का। देखो यहां पर मैंने आपको जब पीपीसी बताया था तब एक बार बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ हमने वाई वेरिएबल लिया और यहाँ एक्स वेरिएबल। तो ये एक्स गुड का प्रोडक्शन है और यहाँ पर हमने वाई गुड का प्रोडक्शन लिया। तो इस कॉम्बिनेशन से जब बी कॉम्बिनेशन पर वो जब आएगा, यानी कि इस ऑप्शन से वो ये अब सेक्रीफाइस करेगा, ए से बी पर आएगा, तब ये कॉस्ट कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट है आपका ए कॉम्बिनेशन टू बी कॉम्बिनेशन। ओके, लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? एमओसी ऑफ अ गुड अलोंग पीपी। पीपीसी यानी कि वो डिफाइन करता है एज अमाउंट ऑफ वन गुड इज नीड्स टू बी सेक्रीफाइस्ड पर यूनिट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड।
यानी कि जब दूसरी गुड के उस अमाउंट से इंक्रीज करना है तो पहले ही यूनिट के कुछ अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको भी टेबल से भी बताया था कि आपके पास कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ, जहां पर आपने गुड वाई का प्रोडक्शन किया 15 यूनिट, 14 यूनिट, 12 यूनिट, 9 यूनिट, 5 यूनिट और 0 यूनिट, और एक्स का प्रोडक्शन किया 0 1 2 3 4 5। तो एमओसी क्या हो जाएगी, जब आप यहां से चेंज करेंगे तो 1 यूनिट का चेंज होगा और यहां चेंज होगा वो भी 1 यूनिट का होगा, तो आपका 1/1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो फिर यहां पर आपने सेक्रीफाइस किया 2 यूनिट का, फिर एक सेक्रीफाइस किया 3 यूनिट का, और फिर सेक्रीफाइस किया 4 यूनिट का, और लास्ट में 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। लेकिन हर बार आपने गुड एक्स की एक ही यूनिट एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, इस वजह से आपकी एमओसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डायग्राम से भी समझ लो। तो जब हम पीपीसी खींचते हैं तो यहाँ पर y वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर x गुड का प्रोडक्शन किया और यहाँ पर हमने y गुड का प्रोडक्शन किया। तो जब A कॉम्बिनेशन से B कॉम्बिनेशन पर जाते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि A कॉम्बिनेशन से जब B कॉम्बिनेशन पर जाएंगे तो वो कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसके बाद B कॉम्बिनेशन से C और C से D और D से जब E पर आएंगे तो हर बार B कॉम्बिनेशन से लेकर E कॉम्बिनेशन तक एडिशनल M मार्जिनल, एमओसी में क्या है, M फॉर मार्जिनल। अब मार्जिनल क्या होता है, एन एडिशनल यूनिट। तो ये जो एडिशनल यूनिट है, बी से सी पर एडिशनल यूनिट हुई, सी से डी पर एडिशनल यूनिट हुई, और डी से ई पर हर बार जो एडिशनल यूनिट हुई वो हुई आपकी मार्जिनल, और एमओसी यानी कि जो चेंज है वो भी क्या है, एडिशनल है। तो जो डेल्टा से हम इंडिकेट करते हैं वो चेंज है। तो चेंज कब होगा, जब बी और सी में चेंज आएगा, सी से डी में चेंज आएगा, डी से ई में चेंज आएगा, वो आपका एमओसी है। तो एमओसी जब जब आप ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन के बाद जो भी चेंजेस करेंगे वो आपकी एमओसी होगी, किस पर, पीपीसी पर। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें मैंने पूरा का पूरा पीपीसी आपको समझाया है अच्छे से, और समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको उसका जितना पॉजिटिव रिप्लाई हो सकता है, जितना फास्ट रिप्लाई हो सकता है उतना फास्ट रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक पढ़ा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा पढ़ा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया, ये मैं अभी बता रहा था अंडर यूटिलाइजेशन। ये सारे कॉम्बिनेशन हमें बता रहे थे ए टू ई, ये सारे कॉम्बिनेशन हमें बता रहे थे फुलर यूटिलाइजेशन। और यू कॉम्बिनेशन बता रहा था अंडर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर दो गुण हैं, एक गुण वाई और एक गुण हमारे पास एक्स है। तो इन दो गुण के साथ अगर हम इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है तो उसके पास ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है जो हम यहां मान लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन मान लेते हैं टी। अब ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है, ये कॉम्बिनेशन है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर अगर इकोनॉमी ये चाहती है कि वो टी कॉम्बिनेशन पर जाकर प्रोडक्शन कर पाए तो फिर वो उसके लिए इम्पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जब वो ऐसा कर सकती है, या तो अपने रिसोर्सेज को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो वो जो मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स में बताया था कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स में भी शामिल है, तो अगर या तो रिसोर्सेज क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, या टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, एडवांस हो जाए, तो फिर वो इस कॉम्बिनेशन को अचीव कर पाएगा।
लेकिन अगर गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी पर है तो फिर ये उसके लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। तो फिर अटेनेबल कौन कौन से हैं? उसके पास अटेनेबल कॉम्बिनेशन है जो उसकी गिवन टेक्नोलॉजी पर है, वो है ए, बी, सी, डी, ई और यू। यू कॉम्बिनेशन भी उसका अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि उसके पास रिसोर्सेस तो हैं लेकिन वो उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहा था, इसलिए इनसाइड द है। ना कि उसके पास ऐसी कैपेसिटी तो है कि वो यूज कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में वो क्या कर सकता है, 100 के 100 खर्च कर सकता है। जो कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई और बता रहे हैं वो तो 100 रुपए के बराबर खर्च कर रहा है। लेकिन वो ऐसा भी तो कर सकता है कि उसके पास 100 रुपए है और वो केवल 50 रुपए खर्च करे, 60 रुपए खर्च करे। तो वो अच्छी 100 रुपए खर्च करने की कैपेबिलिटी तो रखता है, लेकिन वो उसने 100 रुपए खर्च नहीं किए। ऐसे ही हमारे पास रिसोर्सेस तो हैं लेकिन हमने उन्हें पूरा यूटिलाइज नहीं किया। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास यहाँ पर दो गुण है, एक एक्स गुड और एक वाई गुड। अभी मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा है जो अनअटेनेबल है। अब अनअटेनेबल क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर इन्हीं में चेंज हो जाए, क्या क्या चेंज हो? पहला, चेंज इन रिसोर्स। तो रिसोर्स अगर चेंज होंगे तो फिर दो कंडीशन आएंगी, एक आएगी आपकी इंक्रीज की और दूसरी आएगी डिक्रीज की। तो अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो पीपीसी क्या होगा? पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारे लिए अनअटेनेबल पॉइंट था वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? अब अटेनेबल बन जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो ए, बी, सी, डी और ये ई कॉम्बिनेशन थे, अब अगर इकोनॉमी चाहे तो इन कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि अब उसके पास रिसोर्सेज क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इसलिए ये पीपीसी क्या हो गया? राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। एक बार मैंने अपने इंटरव्यू में, जब मैं एग्जाम लेने गया था इकोनॉमिक्स का, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें मैंने ये पीपीसी का एक क्वेश्चन पूछा था, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन था मैंने कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, एक बच्चे ने पीपीसी पर प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैंने कहा उससे ये बताइए कि पीपीसी को रियल लाइफ में, मैं एक जिस रूम में बैठा था यहीं पर मैंने उससे पूछा कि यहीं पर पीपीसी का कोई एक रियल एग्जाम्पल बता दो। तो उसी क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने दो गुण लिए थे। जो जिस स्कूल में मैं बैठा था उसके दोनों साइड एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन वो बच्चा नहीं बता पाया। मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। तो जिस लैंड पर वो जो स्कूल बना था, उस लैंड को अगर पहले एग्रीकल्चर लैंड के रूप में यूज किया जा रहा था, जो अब नहीं किया जा रहा, तो रिसोर्सेस कहां शिफ्ट हो गए? उस एग्रीकल्चर लैंड से प्रोडक्शन इन एजुकेशन, यानी कि स्कूल बन गया, एजुकेशन सेंटर बन गया। अब उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? सारे रिसोर्सेज स्कूल या सेंटर ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हो रहे हैं। तो कौन से नहीं हो रहे? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के नहीं हो रहे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बंद हो गई। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएं, जो स्कूल जितने लैंड एरिया पर था, अगर वो थोड़ी सी लैंड और ऑक्यूपाई कर लेता है, किसकी? एग्रीकल्चर लैंड की, तो फिर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले से ज्यादा पढ़ा पाएगा, उसके पास नंबर ऑफ रूम्स बढ़ जाएंगे, प्लेग्राउंड एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर वो पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। अभी आज आपने शायद न्यूज सुनी होगी, चाइना ने कहा कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट पे हमारा अधिकार है, तो उसका लैंड एरिया बढ़ जाएगा, उसके पास एरिया जो पहले था वो बढ़ जाएगा। तो फिर वो, अब वो पहले जितनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये रियल एग्जांपल्स हैं।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ये कोई नेचुरल थ्योरी है, एकदम नेचुरल थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि केवल आपने पढ़ लिया रट लिया और एग्जाम में लिखा है। ये एकदम आप पर फिट बैठती है, इकोनॉमी पर फिट बैठती है, तब आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसको रियल मान के चलो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरा कंडीशन होगी कि जब पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेज क्या हो जाएं? डिक्रीज हो जाएं। अब जैसे अभी रिसेंट की बात की जाए तो कोरोना वायरस चल रहा है। इस कोरोना वायरस के चलने की वजह से लैंड और एरिया तो हमारे पास उतना ही है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही है, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे? उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अगर ये रिसोर्सेज कैसे कम हो जाएं? जैसे कोई डिजास्टर आ जाए, जो अभी आया है, तो इस वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इनसाइड द पीपीसी होगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, जैसे फ्लड आ जाता है, तो फ्लड आए फ्लड आएगा तो क्या होगा? उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन में नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। आपने अक्सर का सुना होगा, उड़ीसा में, झारखंड में एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। तो उस टाइम पीरियड में जब ऐसा होता है तो वो रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो पाते, और जब ऐसा होता है तब फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि दोनों गुड के प्रोडक्शन लेवल घट गए हैं। दूसरा क्या कारण क्या है? दूसरा कारण है चेंज इन टेक्निक। तो अगर टेक्निक में चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, तो भी इसका इफेक्ट यही होगा कि गिवन रिसोर्सेज पर पहले से ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन किया जा सकता है। रिसोर्सेज उतने ही रहे, लेकिन क्या हो जाए? टेक्निक एडवांस हो जाए। जैसे आज से 10 साल पहले क्या होता था? हम मोबाइल यूज करते थे, हमारे पास 2G मोबाइल हुआ करते थे। नेटवर्क जो आता था वो 4G स्पीड से नहीं आता था, वो 2G स्पीड से आता था। तब हमारे यहाँ क्या वर्किंग इतनी इफेक्टिव थी, जो आज है, जो 4G नेटवर्क के साथ आती है स्पीड? डेफिनेटली नहीं। तो हम उतने ही एक समय में, जैसे 1 घंटा अगर हमने 2G मोबाइल नेटवर्क से यूज किया, तो हमने 1 घंटे में मात्र 100 MB कोई वीडियो अपलोड कर पाई। लेकिन अगर आज 1 घंटे में बात करते हैं और 4G नेटवर्क की बात करते हैं, तो हम 1 GB, मान कर चल रहे हैं 1 GB वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन उतना ही है, रिसोर्सेज हमारे टाइम के उतने ही लगे, लेकिन हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास वर्किंग आवर्स उतने ही रहने के बाद, लेकिन वर्किंग क्या हो गई? बढ़ गई। तब केवल 100 MB आपके पास अपलोड हो रहा था, अब 1 GB अपलोड हो रहा है। तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, अगर टेक्निक एडवांस हो जाए। अगर टेक्निक बैकवर्ड हो गई तो क्या होगा? तो आपके प्रोडक्शन लेवल घट जाएगा और पीपीसी इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा। इसे बोलेंगे लैप। अब आता है पीपीसी रोटेट कब होता है? जब हमने शिफ्ट की बात की थी, तो शिफ्ट कब हुआ था? शिफ्ट हुआ था चेंज इन रिसोर्स और टेक्निक इन बोथ गुड, इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड। अब बोथ गुड में प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि आपके रिसोर्सेज भी चेंज हो रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, तो वो पीपीसी शिफ्ट हो रहा है। लेकिन रोटेशन क्या होगा? रोटेशन होगा किसी एक में चेंज हो। केवल एक में चेंज हो, या रिसोर्सेज एक गुड के बढ़ जाए, दूसरे में चेंज ना हो, तो पीपीसी रोटेट होता है। कैसे हुआ? ये हमारा इनिशियल पीपीसी है, यहां हमने वाई गुड प्रोड्यूस की और यहां हमने एक्स गुड प्रोड्यूस की। हमारे पास कॉम्बिनेशन है A B C D और E।
इन कॉम्बिनेशन के साथ अगर हमारा पीपीसी रोटेट होता है तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं रिसोर्सेज इंक्रीज हुए केवल किसमें? गुड वाई में। जब गुड वाई में प्रोडक्शन चेंज होगा तो पीपीसी केवल और केवल क्या रोटेट होगा? वाई की तरफ रोटेट होगा, एक्स की तरफ कोई चेंज नहीं होगा। ये बनेगा डायग्राम। तो यहां तो चेंज हुआ लेकिन यहां चेंज नहीं हुआ। अगर ऐसा ही केस एक्स के साथ हो तो फिर एक्स की तरफ चेंज होगा, वाई की तरफ कोई चेंज नहीं होगा, तब डायग्राम ये बनेगा। अगर डिक्रीज होते हैं तो फिर डिक्रीज में वाई की तरफ ये डायग्राम बनेगा और एक्स की तरफ ये डायग्राम बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे ही अगर रिसोर्सेज एक्स या वाई के बढ़ते हैं तो रोटेट होता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी भी डायग्राम यही रहेगा, केवल टेक्नोलॉजी में चेंज होगा। तो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी या गुड वाई की टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो भी ये रोटेशन होगा पीपीसी पर। इस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं पीपीसी। तो हमारे पास इधर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ गुड एक्स हमको प्रोड्यूस करनी है और यहाँ गुड वाई। तो अभी बताया था पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव होता है। तो हमने यहाँ पर 15 यूनिट ले लिया और जब हम एक यूनिट का सेक्रीफाइस करेंगे, 14 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। फिर अगर हम 2 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो ये 2 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो यहाँ 3 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। 4 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो यहां पर 4 यूनिट और ये लास्ट 5 यूनिट। तो इस तरह से इस टेबल से ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ, लास्ट ऑप्शन हमारा, जहां पर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में लगा दिए। तब हमने यहां पर यूनिट प्रोड्यूस की कितनी? 5। ठीक, तो अब जब यहां से यहां पर ये सेक्रीफाइस करेगा तब इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर जाने पर इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगॉन कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो इकोनॉमी ने कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? वो जो रिसोर्सेज से 15 यूनिट प्रोडक्शन कर रही थी वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। किस लिए? एक यूनिट गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर यहां से यहां पर जब जाएगा तो ये कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन जैसे ही वो बी कॉम्बिनेशन और सी कॉम्बिनेशन और फिर डी, डी से ई और ई से एफ पर आएगा तो ये सारे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन शॉर्ट इट इज नोन एज एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इस वजह से इस कर्व को, अपॉर्चुनिटी कर्व को हम दो नाम से जान चुके हैं। पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो फ्रंटियर मैंने आपको बताया था कि ये लिमिटेशन है, ये इसकी बाउंड्री है, इसलिए ये फ्रंटियर है। अब अगर ये ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन और बी से सी पर जा रहा है तो एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहा है, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, को नाम से जाना जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी कर्व भी है, इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। इसकी शेप बो के आकार की है, तब इसको बोर्ड आउट कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक, अभी इसमें बहुत सारे पार्ट बाकी हैं लेकिन मैंने अभी छोटा सा पार्ट आपको समझाया है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।